प्रणाम। अब तक का हम लोगों का जो कोर्स चल रहा था वो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर चल रहा था। हम लोगों ने वैदिक ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के लिए जो सिद्धांत का उपयोग किया था, जो फिलॉसफी का उपयोग किया था, उस फिलॉसफी में हमने ये देखा कि सबसे पहले किसी भी घटना का जब भी कोई जातक आपके पास आए, तो जातक जिस घटना के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो जो भी उसकी शंका है, उस शंका के लिए उस व्यक्ति के जीवन में उस घटना का होना ज़रूरी है। घटनाएँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे शादी, बच्चे, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फॉरेन में जाके एजुकेशन, फॉरेन में जॉब, बिज़नेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, कई सारी प्रकार की परेशानियाँ व्यक्ति को इस जीवन में झेलनी पड़ती हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होता है कि किसी भी घटना का वचन, किसी भी घटना का प्रॉमिस उस व्यक्ति के जीवन में है या नहीं। दूसरा जो स्टेप होता है, वो स्टेप होता है उस घटना की पूर्तता, एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस, कि वो कब एग्ज़ीक्यूट होगा, कब बनेगा। तीसरा स्टेप होता है डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस और चौथा होता है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में कई सारे एक्सेप्शंस हैं। उसमें से एक एक्सेप्शन जो अष्टक वर्ग है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अष्टक वर्ग हमें बताता है कि घटना होने में कितनी सहायता मिलेगी। क्योंकि होता ये है कि किसी व्यक्ति के जीवन में वचन हो, वचन की पूर्तता भी हो, प्रॉमिस हो, एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस हो और डिलीवरी भी हो जाए। डिलीवरी हम लोग गोचर से देखते हैं, वचन की पूर्तता, एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस हम दशा अंतर्दशा से देखते हैं। लेकिन यदि कोई बाधा किसी और रूप में ना हो, तो वो घटना होगी। वही बाधा देखने के लिए हम देखते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जैसे मैंने कहा कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक जो है वो अष्टक वर्ग मैंने आपको बताया। अब यदि ये घटना हो रही है या उसका एक्सेप्शन आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, घटना हो रही है या घटना रोकी जा रही है, इसका इसको जानने का एक और तरीका है, तो वो है हस्तरेखा। हस्तरेखा अपने आप में काफ़ी पुराना है। हिंदू संस्कृति में भी इसको मान्यता है, जो और संस्कृति थी जैसे इजिप्ट थी या ज्यूइश थी, ज्यू लोगों की या अंग्रेज़ों की थी, इन सभी जगहों पर हस्तरेखा विज्ञान को विज्ञान ही माना जाता है, ठीक है? और मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि जब भी आप कुंडली देखें, तो कुंडली के साथ हाथ भी देखें। अब कई बार ये प्रश्न उठता है कि पुरुषों का दायाँ हाथ देखें, स्त्रियों का बायाँ हाथ, ऐसा क्यों? पुराने ज़माने में स्त्रियाँ ये मूल तौर पे घर सँभालती थी और वो पति के धन के ऊपर निर्भर रहती, इसलिए उनका बायाँ हाथ देखा जाता था। दायाँ हाथ पुरुषों का देखा जाता क्योंकि वो उनका कर्म का हाथ, ठीक है? कर्म से धन अर्जित करते थे। पर आज वस्तुस्थिति ऐसी है नहीं। कई सारी स्त्रियाँ हैं जो जॉब करती हैं और अर्थार्जन करती हैं, घर भी चलाती हैं, घर का भी सारा काम करती है और पैसा भी कमाती है, तो इसीलिए दोनों भी हाथ देखने चाहिए। जब भी कोई घटना हमें दाएँ हाथ में होते हुए दिखे और बाएँ में नहीं हो रही है, तो वो घटना 50% ही काम करेगी। अगर वो दोनों जगह हो रही है, तो वो घटना 100% काम करेगी। ये आने वाले हम उदाहरणों में देखेंगे। तो मूल विषय ये है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना यदि हो रही है या नहीं हो रही, उसका वेरिफिकेशन हम लोग हस्तरेखा से कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। हस्तरेखा आसान नहीं है, ये बहुत जटिल है क्योंकि हाथ के ऊपर जो रेखाएँ होती हैं, कुछ तो फिक्स होती हैं, मोटे तौर पे
8-10 होगी, वो तो फिक्स होगी। बाकी की आती जाती रहेगी। और वो कैसे आएगी साहब? वो ऐसे आएगी कि यदि कोई घटना हो रही है, तो हम लोगों को पता चलेगा दशा अंतरदशा से कि ये घटना कब हो रही है। जीवन के जिस क्षेत्र में वो घटना होने जा रही है या रुकने जा रही है, वहाँ पर आपको कुछ रेखाएँ, कुछ सिम्बॉल्स आना शुरू हो जाएँगे। इसी का विस्तार से वर्णन इस कोर्स में किया हुआ है, तो आप इसका लाभ उठाएँ। तो यहाँ से हम देखते हैं यदि आप दायाँ हाथ देखें और कृपया करके अपने खुद के हाथ ना देखें। ज्योतिष विषय ऐसा है, जब तक जातक आपके पास नहीं आए, तब तक किसी की कुंडली नहीं देखना। पढ़ाई करना अपने आप में अलग बात है। अपने परिवार की और अपनी खुद की कुंडली नहीं देखना। मैं खुद भी अपने परिवार की और मेरी अपनी खुद की कुंडली कहीं और से एनालिसिस कराता हूँ। मैं खुद नहीं करता हूँ। तो कृपया करके ध्यान रखें इस बात का, ये ज्योतिष के अपने नियम। मैं सूर्यास्त के बाद भी कुंडली नहीं देखता हूँ। कई लोग देखते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि सूर्यास्त के बाद कुंडली नहीं देखना चाहिए। तो मैं दिन में ही कुंडली देखता हूँ, शाम को क्लासेस लेता हूँ। दिन में क्लासेस नहीं लेता क्योंकि इतना वक़्त नहीं रहता फिर। मेरी अपनी पढ़ाई भी होती है, वो भी रुक जाती है। तो जो हस्तरेखा है या हस्त है, इसमें प्रोमिनेंटली आपको क्या-क्या मिलेगा? मुख्य तौर पे क्या-क्या मिलता है? एक तो पर्वत होते हैं। आप यदि आपका हाथ खुद का देख लें, तो आपको पर्वत मिलेगा, ठीक है? तो पहला जो पर्वत होता है, जिसे माउंटेन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे माउंटेन कहा जाता है। ये है बृहस्पति का, ये शनि महाराज का, ये सूर्य देवता का, ये बुध देवता का। तो यदि ये जो पर्वत है, ये इन 4 ग्रहों के है, तो ये जो उँगलियाँ हैं, ये भी उन्हीं की होती। तो इसे बुध की अंगुली कहा जाता है, इसे सूर्य की जो रिंग फिंगर होता है, बीच वाला जो मिडल फिंगर होता है वो शनि महाराज, और फिर पहला जो होता है गुरु महाराज का, और जो अंगूठा होता है वो ग्रह का नहीं होता, लेकिन उसके नीचे में मंगल जी को स्थान मिला हुआ है। ये है इनर मंगल और ये है आउटर। इसे धन मंगल या ऋण मंगल भी कहते हैं। धन मंगल जो होता है वो ये होता है और ऋण मंगल ये होता है। ये काम क्या करते हैं ये हम देखेंगे थोड़ी देर। उसके बाद ये चंद्रमा का एरिया है, ये मंगल का ग्राउंड है, ये शुक्र है, ठीक है? इस भाग को शुक्र कहा जाता है। यहाँ तक सबको ठीक है अभी तक? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न यदि हो तो आप मुझे पूछें कि आपको उँगलियों में कोई बात समझ में ना आई हो या पर्वतों में कोई बात समझ में नहीं आई और कोई चीज़ पूछेगा। हाँ, बोलिए। नमस्ते सर। हुँ। सर ये अपोलो क्या होता है? सूर्य होता है। मैंने वही बताया, अपोलो का मतलब सूर्य है, मरक्यूरी बुध होता है, शनि ओके, महाराज सैटर्न और जुपिटर गुरु होते हैं। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, पूनम जी बोलिए। पूनम जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सर मार्क्स के 3 क्यों माउंट है? क्योंकि मार्स को अपने आप में ज़्यादा कारकत्व दिए गए हैं इसके लिए ओके सर। हाँ, गार्गी जी बोलिए। सर अभी किसी का हाथ देखा जाए तो उंगलियों के नीचे जो एरिया मतलब मैडम ये वहाँ जो तक हम पहुँचे नहीं है, ये बहुत बात का प्रश्न है, आज का नहीं है। अभी हम पहले फंडामेंटल्स जान लें। नहीं, मुझे ये पूछना था कि हर एक का हाथ कभी बहुत जाड़ होता है या तो फिर पतला होता है, हाँ, तो नहीं, ऐसे ये बाद वाला प्रश्न है। ये अभी ओके हम बहुत ही फंडामेंटल्स में चल रहे हैं। ओके यहाँ पे वो ओके प्रश्न नहीं आएगा। ठीक। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न जो है उस टॉपिक से रिलेटेड रखिए, तो पढ़ना आसान हो जाएगा। मार्स थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ओके, मार्स जो है, मार्स के 3 कारकत्व है अलग-अलग।
तो उनको एरिया भी अलग-अलग हाथ पे दे के रखे हुए, ठीक है? मंगल क्या बताता है? मंगल आपको कर्म बताता है। आप हाथों से काम करते हो ना, इसलिए मंगल को ज़्यादा एरिया दे के रखा है, उसके जो कारकत्व है उनका डिवीज़न किया हुआ है। चलिए, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोगों ने जब ज्योतिष पढ़ रहे थे, हमारा तो ये कोर्स चल ही रहा है, अभी तक मेरे ख्याल से 7 या 8 सेशन हो चुके हैं वैदिक ज्योतिष के। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हर ग्रह के अपने क्या कारकत्व होते हैं। मुझे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, लेकिन जब भी कोर्स स्टार्ट होता है तो उस वक़्त मैं एक पीडीएफ फाइल सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें ग्रहों के कार्यकत्व, राशि के कार्यकत्व और भावों के कारकत्व दिए होते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम 2-3 बार पढ़े होंगे, क्योंकि उनको कई बार पढ़ना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है। ज्योतिष में सबसे मुख्य जो चीज़ है, वो ग्रहों की और भावों के कारकत्व या राशियों की भी कारकत्व समझ। आपको कारकत्व याद नहीं होंगे, आप प्रेडिक्शन नहीं दे पाओगे। और ज्योतिष इसीलिए लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि आपको याद कुछ चीज़ें रखनी पड़ती। इसलिए मैंने उसकी एक फ़ाइल बना के रखा है, जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट सभी कोर्सेज़ को दे देता हूँ। और जो कोर्स पूरा अटेंड करेगा, उसको मैं जो मैंने पढ़ाया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उसका पीडीएफ और पामिस्ट्री का पीडीएफ, ये दोनों भी दूँगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी पूरा अटेंड कर रहा है, वो लोगों को मुझे ईमेल आईडी देनी पड़ेगी और फिर मैं उन लोगों को फ़ाइल दे दूँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रहों के अपने कारकत्व तो होते हैं, तो वैदिक के हिसाब से तो हमें पता है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान में, पामिस्ट्री में ग्रहों को क्या कारकत्व दिए हुए हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार का संभावना निर्माण हो जाती है जब भी हम ग्रहों के माउंटेन्स की, पर्वतों की बात करते हैं। एक तो बहुत फूला हुआ होगा, तो हम उसे कहेंगे ऊँचा पर्वत। फिर मध्यम है और नीचा है। नीचा का मतलब है कि नहीं के बराबर। तो देखिए, आप इसकी एरो की तरफ ध्यान दीजिएगा कि ये किस ग्रह के बारे में बात कर रहा है, और कलर से भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ग्रह कौन-सा है, ठीक है? तो शुक्र जो है, हम शुक्र की बात करेंगे, सबसे पहला जो ऊपर का टेबल है। यदि ये अच्छा ऊँचा है, बहुत ऊँचा आता है हाथ में, तो ये दाम्पत्य प्रेम बताता है, मधुर भाव बताता है, कामुकता बताता है, सौंदर्य कला बताता है, प्रेम में भावुकता बताता है। यानी व्यक्ति बहुत रोमांटिक होता है, ठीक है? दाम्पत्य प्रेम अच्छा मिलता है। अब अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम आने वाले सेशन। अगर ये नीचा हुआ, तो प्रेम में सुख नहीं मिलेगा, भौतिक कार्यों में चित्त रहेगा और निष्ठुर रहेगा, ठीक है? मध्यम में संतुलित प्रेम सुख मिलेगा, सीमित मित्र होंगे और साधारण दाम्पत्य सुख रहेगा। आसान है समझना? सिर्फ हम लोग उसके आकार को देख के ही बता सकते हैं कि इन इनके जीवन में दाम्पत्य सुख, रोमांस, कामुकता, इससे आप लोग सेक्स भी देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि शुक्र ये सेक्स का भी कारक होता है, कि कैसा रहेगा। अब वैसे ही मंगल देखते हैं। मंगल जो है, 2 प्रकार के मंगल है। यहाँ पे मैंने मंगल को बीच वाला स्थान दिया हुआ है। अ, लेकिन मंगल की जो अच्छी बाजू होती है, जैसे मंगल अगर अच्छा है, उच्च है बोले तो एक आपको जो जगह रहेगी, उसके मंगल की, इनर मंगल की, आउटर मंगल की, ये थोड़ी ऊपर में आई हुई अगर रहेगी, तो वो उच्च का होगा। लोकेशन मैंने दिखाते वक़्त यहाँ पे सेंटर दिखा हुआ है, लेकिन जो आपका तल होता है, तल में हमेशा बीच वाली जगह तो नीचे ही होती है, तो आप उससे उसको मत कंपेयर कीजिए। इसे हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो मंगल का स्थान है, जहाँ पे मैंने इनर मंगल, ये ग्रीन वाला सेक्शन है और ये पर्पल वाला है आउटर मंगल, ये ऊपर है या नहीं? तो यदि ये उच्च है, तो ये व्यक्ति बहुत व्यावहारिक होता है, व्यवहार कुशल होता है, शारीरिक शक्ति अच्छी होती है, यानी वर्जिश करके बॉडी, मसल बॉडी होती है, सहनशील होता है, बहुत परिश्रमी होता है और साहसी भी होता है, करेज भी बहुत होता है। अगर नीच रहेगा,
नीच रहेगा तो देखिए, व्यक्ति साहसी होना एक बात है और क्रूर होना दूसरी बात है। अगर वो नरम है तो परिश्रम, जो नीचे का हिस्सा है वो यदि कड़क नहीं है, वो नरम है, तो वो परिश्रमहीन है। वो व्यक्ति काम करने की इच्छा नहीं रखता। मध्यम है तो शारीरिक शक्ति साधारण, कठिन परिश्रम का अभाव और मिश्रित गुण। अब बृहस्पति देखो, बृहस्पति का पीला कलर है। तो बृहस्पति जी अगर उच्च है तो मेधावी यानी इंटेलिजेंस पकड़ लीजिए, गंभीर विचार वाला, खड़ी रेखा अध्यात्म की। नीच अगर है यानी समतल है, उठाव नहीं है पर्वत। हम पर्वतों की बात कर रहे हैं अभी, और किसी की बात नहीं कर रहे। तो ऊपर में दी हुई जितने भी कारकत्व है उनका अभाव होता है। मध्यम है तो सीमित मेधावी और सीमित कार्य कुशलता होती है। अब शनि महाराज देखिए, शनि महाराज यदि शनि महाराज सांसारिक भाव बताते हैं और शुक्र सांसारिक प्रेम बताता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है दोनों में, सांसारिक भाव और सांसारिक प्रेम। देखिए सांसारिक प्रेम जो होता है और सांसारिक भाव में कर्तव्य आते हैं, ड्यूटीज आती हैं। और सांसारिक प्रेम जो होता है उसमें अफेक्शन आता है, चाहे आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति। और पत्नी के प्रति जो प्रेम होता है उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें जिसे हम सेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सांसारिक प्रेम में ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर ये ऊंचा है तो दृढ़ कार्यशीलता, सांसारिक कार्य में बुद्धिमत्ता तथा लगन रहती। नीच है तो कार्यशीलता नहीं रहती, दृढ़ता नहीं रहती, कंसिस्टेंसी देखी जाती है। किसी भी व्यक्ति की काम करने की जो योग्यता है कि वो कितना निरंतर काम कर सकता है, ये शनि महाराज से देखा जाता है, तो वो नहीं रहेगा। परसिस्टेंट, कंसिस्टेंस, ये शनि महाराज के कारकत्व हैं। यदि आप इनके कारकत्व पढ़ेंगे तो लगभग वो कारकत्व आपको यहाँ पे भी पामेस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। मध्यम है तो सीमित कार्यशीलता और कार्यशक्ति का अभाव। अब यहाँ देखिए सूर्य महाराज, जिसे अपोलो कहा जाता है। ये अपोलो नाम एक्चुअली, ये तो जो इमेज है मुझे गूगल से मिली थी इससे वो आया, लेकिन अपोलो मैंने इसलिए रखा कि अगर आप कभी अंग्रेजी में पामेस्ट्री की किताब किसी की पढ़ ले तो उसमें अपोलो लिखा रहेगा। ऊंचा है तो भौतिक कला, साहित्य में रुचि, सांसारिक चतुराई और मान्यता प्राप्त यानी स्टेटस। भौतिक कला साहित्य, दो प्रकार के कला साहित्य होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये भौतिक कला जो हाथों से की जाती है, किसी भी प्रकार की कला जो हाथों से की जाती है। अगर नीचा है तो कला साहित्य का अभाव रहेगा, कार्य व्यवहार में कुशलता नहीं रहेगी, इनको बिजनेस नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बिजनेस होता कैसे। मध्यम है तो कला साहित्य में केवल रुचि, योग्यता का अभाव। रुचि रहती है कला साहित्य में, वो करते नहीं है खुद, सिर्फ अप्रिशिएट करते। बुद्ध देखिए, बुद्ध ये सुख शांति व्यवसाय जीवन यापन का साधन। अगर उच्च है तो सांसारिक व्यवसाय, साहूकारी, उद्योगी, भौतिक चतुराई, सांसारिक विकास कार्य में रुचि। व्यक्ति पैसा कमाने के लिए जितना भी काम करेगा वो बुद्ध से देखा जाएगा, पैसा कमाने के लिए। और स्टेटस कमाने के लिए जो भी काम करेगा वो आपको सूर्य से, अपोलो से देगा, वहां से स्टेटस पता चलता है। यदि नीच है तो ये कार्य नहीं करेगा, मध्यम है तो ये मीडियम लेवल के काम करेगा, बहुत अच्छा भी नहीं करेगा, बहुत बुरा भी नहीं करेगा। अब चंद्रमा देखिए, ये अगर ऊंचा है तो सात्विक प्रेम, कल्पनाशील, उच्च विचार, काव्य साहित्यिक कला प्रेमी। देखिए काव्य साहित्यिक कला प्रेमी, जो लिखने वाली चीज, कल्पना उसी में लगती है ना। ठीक है, कल्पना कब लगती है, कल्पनाशीलता लगती है जब आप कुछ लिखते हो, चाहे कविता हो या कोई निबंध लिख रहे हो या किताब लिख रहे हो। जो लिखने वाला काम है वो चंद्रमा जी को मिला हुआ, जिसे लूना कहते हैं। लूना का मतलब है चंद्रमा। नीचा है तो प्रेमहीन होता है, स्वार्थी, कड़े कार्य में प्रेम। मध्यम है, संतुलित हो। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि भौतिक कला जो होती है वो हाथों से की जाती है, आर्टिस्ट जिसे आप लोग कहते हैं। और जो आपको कल्पनाशीलता से मिलती, जैसे गायन और लेखन, ये आपको चंद्रमा देगा। ठीक है, तो भौतिक कला और सबसे महत्वपूर्ण फर्क ये रहेगा
कि आपको यदि जीवन में स्टेटस देखना है किसी का, इस व्यक्ति का जीवन में स्टेटस कैसा रहेगा, तो आप देखेंगे सूर्य महाराज। आपको देखना है कि धन कैसा कमाएगा, व्यवहार कुशलता कैसी रहेगी, तो आप देखेंगे बुध महाराज। ठीक है? अब मुझे आप एक बात बताइए, अभी आप चार्ट पे मुझे बता सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति का हम लोगों को ये देखना है कि इसका स्वभाव कैसा होगा, क्या इसका स्वभाव कठोर होगा या नहीं होगा, वो कहाँ से देखें? कठोरता कौन दिखाता है? बहुत बढ़िया वर्मन, बहुत बढ़िया। मंगल दिखाता है कठोरता। कोई व्यक्ति बहुत ही प्रेम से बात करता है, तो कौन सा ग्रह दिखाएगा? मर्क्यूरी नहीं दिखाएगा साहब, शुक्र दिखाएगा। शुक्र दाम्पत्य प्रेम बताता है, और चंद्रमा जो है वो सात्विक प्रेम बताता है। दाम्पत्य प्रेम जो होता है, या वो प्रेम होता है जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति या पत्नी के प्रति रखता है। लेकिन जनरली अगर कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार से बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका चंद्रमा अच्छा है। ठीक है? तो शुक्र दंपत्ति के लिए याद रखेंगे, चंद्रमा आप लोग याद रखोगे, चंद्रमा आप लोग याद रखोगे व्यक्ति जब सोसाइटी में बात करता है। अब मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम करके सक्सेसफुल हुआ है, तो कौन सा पर्वत देखें? बहुत परेशानियों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा है, तो क्या देखें? यानी वो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है। खैर इसमें वो आया नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, गुरु महाराज महत्वाकांक्षा देते हैं, वो अभी आएगा आने वाले से, क्योंकि ये स्लाइड में बहुत कम चीजें मैं दे पाया था। ठीक है, जुपिटर। सरिता जी शायद आप ऑलरेडी पामिस्ट्री कर, बहुत बढ़िया। किसी व्यक्ति के जीवन में हमको देखना है कि ये व्यक्ति को स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सूर्य, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, अभी आप मुझे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूजा जी बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। एक चीज बताइए, जैसे ये हम जो अपना हैंड देखते हैं, उसमें अगर जैसे जुपिटर को देख रहे हैं जैसे, तो उसमें सब माउंटेन्स है, पर फिर उसके बाद फ्लैट हुआ तो वो शनि के लिए हम मानेंगे कि वो उसका नहीं है। फिर नेक्स्ट जब आया माउंटेन तो उसका मतलब एग्जैक्टली। तो बीच में अगर फ्लैट हो गया तो शनि का है ही नहीं, फिर ओके। सूर्य का मिल गया, फिर बुध का मिला या नहीं मिला, जो भी है। सर पर लास्ट वाली फिंगर में तो डबल डबल सा माउंटेन दिखाता है, तो वो क्या उसका कनेक्ट? नहीं, डबल वाला माउंटेन जो होता है ना, वो यूजुअली क्या होता है कि सूर्य का माउंटेन बुध की तरफ खिसक जाता है, और बुध का बुध के पास होता ही नहीं सर, पर तो मतलब 3.5 दिखाता है सर, तो उसको क्या समझे? 3.5 कैसे दिखाएगा? सर वो लास्ट की फिंगर के साथ छोटा सा दिखा रहा है, बट जैसे हर फिंगर के आगे जा रहा है, मतलब माउंटेन ना, उसके नीचे नहीं आ रहा पर्वत। हाँ, नीचे नहीं आ रहा है ना, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो गुरु का पर्वत यदि शनि के पास सरक रहा है, तो गुरु के पर्वत पर शनि का प्रभाव है, ऐसा हम कहते हैं। अच्छा, यानी महत्वाकांक्षा है, पर्वत हाँ जी। बड़ा है तो महत्वाकांक्षा है, पर परिश्रम से पूर्ण होगी। मतलब वो सेंटर में आता है सर, गुरु और उसमें आता शनि है, के बीच में। बहुत लोगों का आता है, और जिनका वो आता है वो बहुत मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रीजन होता है सर। मतलब नीचे अगर आएगा तो परफेक्ट आ रहा है, दैट मींस ये हाँ, कह रहे नीचे हो आ आप रहे ना? हैं, वो बहुत रेयर होता है मैडम, वो तो नरेंद्र मोदी जी का होगा। अरे बाप रे सर। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि परफेक्शन अपने आप में मिलना इस जगत में बहुत मुश्किल है ना। सर वैसे आता होगा सबके बिल्कुल नीचे, जैसे हर फिंगर के नहीं आता, नहीं आता, बहुत कम आता है। मैंने जितनी कुंडलियां और जितने हाथ देखे हैं, उसमें बहुत, एक एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, बहुत धनी व्यक्ति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हाँ जी, नागपुर के ही हैं, हाँ जी। और आप समझ लीजिए अभी अभी कुछ नहीं तो 50 करोड़ के होंगे उनकी असेट वैल्यू, और बहुत बड़े हैं, पावर में भी बहुत बड़े हैं। तो हाँ जी। उनका शनि का पर्वत और गुरु का पर्वत एक दूसरे के एग्जैक्टली उनके नीचे थे, हाथों के। अच्छा, तो तो सर मतलब एवरेज। जीवन में उन्होंने जो जो करना चाहा, वो सारा चीजें अपने जीवन के बहुत कम उम्र में कर लिया। उम्र के 35-40 साल तक वो तो पूरा सेट हो गए।
ओके नामचीन हो गए थे। तो वो बहुत कम होता है। लेकिन कैसा होता है ना, देखिए अब जितने भी ये स्टेटस वाले लोग होते हैं, देखिए स्टेटस होना एक बात है, ठीक है? हाँ स्टेटस जी, स्टेटस समाज में पता चल जाती है। तो जिसका सूर्य अच्छा होगा ना, उसका समाज में पता चल जाएगा। कई लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन वो हम्म प्रतिष्ठित नहीं होते। हम्म आप ये देख लीजिए कि कितने मारवाड़ी, गुजराती, जैन लोग होंगे कि इनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन क्या वो हाँ जी, प्रतिष्ठित है? वो हाँ जी, फेमस नहीं होते। फेमस होते हैं जो सूर्य का पर्वत जिसका बहुत बड़ा होता है, वो फेमस हो जाता है। और उसमें दोष नहीं होना चाहिए। वो दोष भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। सर जैसे ये मार्स का जो आएगा सर, इसका तो माउंटेन मतलब क्या पूरा प्रॉपर उठा ही होता है या इसका भी नहीं, नहीं, हल्का सा बहुत नहीं, फिंगर? हल्का-सा होता है और उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ओके वो आप कम से कम 50-100 हाथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा किसका ऊपर है और किसका नीचे है। हर ओके प्रकार के व्यक्ति को देखना। सर, मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज करने पड़ेंगे हाँ, क्या इसके बिल्कुल, लिए? बिल्कुल करें, बिल्कुल करने पड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, निशा जी बोलिए। सर पर्वत कैसे देखेंगे, मतलब ऐसे तो आप आपका हाथ आँखों के सामने लेके जाइए फ्लैट, आपको पर्वत दिखेंगे। सर एग्ज़ैक्टली आँखों के पर्वत सामने दिखते रखें। हैं पर एग्जैक्टली अंगुली के नीचे नहीं दिखते जैसे इन्होंने कहा, नहीं, तो सब वही तो थोड़े एक्सप्लेन साइड किया में ना हो मैंने। जाते हैं मतलब। हाँ, तो अगर वो साइड में होते हैं तो आपको दूसरे ग्रह का भी वहाँ पे प्रभाव मिलता है। और सर जैसे कि ये जो दोनों, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया शायद। हाँ, बोलिए। हेलो, हुँ। हाँ सर। सर मैं बोल रही, एक तो अंगूठे और ये लाइफ लाइन के बीच में जो जगह है, जब अंगूठा उधर मिलाते हैं तब जो फूल रहा है वो पर्वत है नहीं, कि नहीं, अपने अंगूठा मिलाते आप हैं से का दिखाई मतलब देगा समझा अलग? नहीं। मैं समझा नहीं, अंगूठा मिलाते हैं का मतलब? अंगूठा थोड़ा इंडेक्स फिंगर के पास ले आते हैं तो हुँ। वो जगह थोड़ी ऊंची उठ जाती है, इसका मतलब इनर नहीं, मंगल है क्या अंगूठा ये हम कभी भी क्वेश्चन? इंडेक्स इंडेक्स फिंगर के पास नहीं लाते हैं मैडम। अंगूठा हमेशा हम वो थोड़ा फिर साइड अलग में ही करके ही रखते हैं, देखते हैं। अलग करके ही देखते हैं। तो ठीक है? सर वो फिर ऊपर कैसे दिखेगा, उसका पर्वत कैसे दिखेगा सर? ऐसे ऐसे लोग रहेंगे ना, आप देखिए मिलिट्री के लोग देखिए, पुलिस वाले लोग देखिए, उनके हाथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और जिनका सर ये मसल स्ट्रॉन्ग होगा उनका हाथ देखना पड़ेगा ना, हर किसी के हाथ में नहीं दिखेगा वो। ओके ओके। और सर ये जो आउटर मंगल है, ये हाँ। अगर बाहर की तरफ गोलाई में है हुँ, तो ये ऊंचा उठा है ना? हुँ, करेक्ट। हाँ सर। हाँ, ओके बराबर। ओके। और सर मिडिल वाला जो थोड़ा नीचे होगा, मिडिल वाला मंगल जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा-सा नीचे सेंटर से आएगा। थोड़ा नीचे। करेक्ट, करेक्ट, सही। ओके ठीक है। हाँ, ओके, बोलिए एच। थैंक यू सर। सर आपने जो पिछले 1-2 क्लास पहले जो कहा था हुँ, कि जो भी किसी प्लैनेट का मतलब जाप कर रहा हो उसको ठीक करने के लिए, हुँ, तो वो हाथ में नज़र आएगा। सर आज मैंने देखा और हुँ। एक्चुअली मेरे हाथ में नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड में। बिल्कुल आता है। हुँ। 6 मैं से जो 6 महीने से 9 महीने के बीच में आता है मैडम। सर मैं जुपिटर का जाप कर रही हूँ पिछले 4-5 महीनों से हुँ, और अभी मैं देखा तो एक्चुअली मेरा जुपिटर वाला मून काफ़ी बड़ा हुआ है जो पहले नहीं था और वेरी वो गुड। लेफ्ट हैंड में ज़्यादा है। तो मतलब जब ये जाप खत्म होगा तो ये ठीक हो जाएगा? हाँ, ये देखिए अभी ठीक होगा क्या, ये अलग बात है। हुँ, कैसा होता है कि जब आप जाप पूरा कर लेते हो, जाप के कई प्रकार हैं। तो जाप जी, आप पूरा कर लोगे और उसकी दशांतर दशा चल रही है तो वो पीरियड तक वो डेफ़िनेटली रहेगा। ठीक है सर। ठीक है? बस यही पूछना था। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर अमिता जी बोलिए। आप किसकी डॉक्टर हैं मैम? आप अनम्यूट करें अपने आप। अमिता जी? Sir, I'm academician, but I'm a therapist also. ओह! फैंटास्टिक बोलिए। लाइक सर जो आपका बृहस्पति है, हुँ, अगर हम देखें उसको तो वो इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन इट साइड बट थोड़ा सा सैटर्न की तरफ को खिसका हुआ है, एंड हुँ। आपका जो सूर्य है वो भी सैटर्न की तरफ करा है, लेकिन जो अपना सैटर्न है वो है ही नहीं। नहीं, नहीं, आपका बोले तो मैं समझा नहीं अभी तक। मींस इफ आई एम सीइंग माय माउंट, तो अच्छा, जो हाँ, मेरे हाँ, माउंटेन है हाँ, वो जो बृहस्पति वाला है, जो उभरा हुआ हाँ, हिस्सा है दैट इज टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर, करेक्ट। लेकिन मिडल एंड फिंगर के जो नीचे वाला कुछ है नहीं। नहीं, मिडिल फिंगर इज टोटली सीधी। हाँ, मेरा ठीक है। बृहस्पति मेरा मतलब हाँ, ठीक है, वो समझ इंडेक्स, में आ गया। बृहस्पति हाँ जी, ये शनि की उंगली बीच और में, बृहस्पति की उंगली के बीच में है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, और जो शुक्र है वो भी बीच में है दोनों के, हाँ, ठीक है। और शनि बिल्कुल ही सीधा है हाँ, ठीक है। शनि का माउंटेन नहीं है इसका मतलब। ही नहीं। हाँ, ठीक है।
तो इसका तो क्या मतलब हुआ? तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ा है जीवन में? अभी तक तो नहीं था, पर अब है। अब है, ओके, नहीं ठीक है। तो क्योंकि अभी शनि की महादशा शुरू हो गई होगी, या शनि कहीं ना कहीं से एक्टिवेट हो गए। कुंडली में हमें पता चलता है कि शनि कब एक्टिवेट हो रहा है, ओके, उसका नहीं उसका रिजल्ट एक्चुअली, हमको यहाँ से भी पता चल जाए। एक्चुअली आई एम अ कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न पे अभी तक थी चली हुई 7.5 की, लेकिन अब तो खत्म हो गई है शनि नहीं, की। सिर्फ 7.5 से नहीं फर्क पड़ता मैडम, हम ओके दशांतर दशा भी देखेंगे। हम ये ओके, भी नहीं देखेंगे कि किसी ग्रह की महादशा चल रही है और शनि उसको देख रहे हैं या शनि उसके साथ बैठे हैं, तब भी वो अपना काम करेंगे। मुझे बताइए, ओके, आपका आपका वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, पर आपका एज क्या 48 के ऊपर हो गया है या 48 या के आई नीचे? एम 48 प्लस। मेरा मंगल की महादशा है, उसमें अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। हाँ ठीक है। और मंगल के साथ शनि का कोई संबंध बन रहा है क्या कहीं पर? मतलब शनि, मेरे को जो मैंने अपना देखा नहीं खुद का, बट आई वाज टोल्ड कि शनि थोड़ा नीच में चल रहा है। बीच में चल रहा है, हाँ ठीक है। हाँ जी। तो वो आपको जीवन में वो परेशानी देगा जब वो एक्टिवेट होगा। देखिए, 7 या 9 ग्रह जो है ना, वो 24 घंटे रिजल्ट नहीं देते हैं, ओके इसीलिए हम लोगों की महादशा अंतरदशाएं होती है। उनका एक ओके कालखंड होता है जब वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी जैसा मंगल चल रहा है ना, तो ठीक है, आपकी आपके जीवन में फिर मंगल की महादशा आएगी ही नहीं। तो सॉरी, शनि की महादशा आएगी नहीं, तो शनि का आपको रिजल्ट इतना पता नहीं चलेगा। यदि ओके। आपके जीवन में शनि की महादशा आती तो वो फिर बता देते कि फिर आपको जितनी मेहनत करने लगाते तो पता चलता, क्योंकि वो वहां पर आपका माउंटेन है नहीं एक्चुअली मेरे सर 12वें ग्रह में 5 घर बैठे हुए हैं और वो सारे नीच में आ गए हैं। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोग जब बल निकालते हैं और शुभता निकालते हैं तो हम बहुत सारे सूत्र लगाते हैं। एक सूत्र से ज्योतिष में कभी भी बल नहीं निकलता और कभी भी शुभता अशुभता नहीं निकलता। ओके हाँ, तो ये अभी ये कंसेप्ट आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि कुंडली देखने के बाद, क्योंकि वो एक कुंडली उस 2 घंटे में पैदा हुए हुए सारे बच्चों की सिमिलर कुंडली है। तो बिकॉज ऐसा आई नहीं वाज होगा ना टोल्ड बाय, सबका जीवन, अब ऐसा नहीं होगा नहीं ना कि मतलब सबका जीवन एक जैसा हो। बहुत पहले जब मैंने पंडित को दिखाया था तो उन्होंने यही कहा था कि आपके 5 ग्रह नीच में बैठे हुए 12वें स्थान में, एंड आपका शनि जो है बहुत नीच का चल रहा है। ठीक है, तो बोलना फिर पीएचडी हो गई हमारी, अब नहीं शनि पीएचडी महाराज तो ने सर, कुछ नहीं किया। नहीं पीएचडी तो 35 साल में हुई ना, अभी तो नहीं 48 नहीं, हो गया है। जो भी हुई, लेकिन हुई ना, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं हुई। नहीं सर, वो तो बृहस्पति अच्छा था इसलिए डबल हुई, सिंगल नहीं। हाँ, नहीं नहीं, फिर वही मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई ग्रह आपके फेवर में नहीं होता तो वो होने नहीं देता या बहुत रोक के काम कराता। उस वक्त सर शायद शुक्र की महादशा थी इसलिए। नहीं नहीं, वैसा नहीं, वो गिफ्ट्स एंड बर्ड्स में मत जाइए, दैट इज ओके। लेकिन हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम। ओके ठीक, हाँ सुमन जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये इसमें कहीं वो नहीं आया संतान कैसे देखते हैं और मकान बनेगा साहब कैसे साहब, देखते बहुत टाइम है ना, बहुत टाइम है, अभी तो शादी की पहली बात करेंगे फिर संतान हैं। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, वीवो वीवो 1814, चलिए जल्दी जल्दी खत्म कर दें, बताइए। हाँ सर, मैंने भी मेरा हाथ देखा है सेम, लाइक जुपिटर का फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में है, ठीक है। सेम आप पीछे पीछे, और थोड़ा उल्टा किया, एंड इफ यू सी नो तो जो मिडिल का जो है ना, इट इज जस्ट खड्डा जैसा, और बाकी सब ऐसे ही उगसे हुए दिखते हैं, मतलब मिडिल मास इज नीच का, ऐसा मतलब ऐसा हुआ हाँ, ना। यानी नीच का मतलब ये है कि वो, जैसा देखिए, अगर वो ऊंचा है, ऊंचा का हम ऊंच और नीच नहीं बोलेंगे, ऊंचा या नीचा बोलेंगे। ओके यानी अच्छा ओके, खासा सॉरी पर्वत सॉरी। पर्वत के जैसा पर्वत बना हुआ है, तो वो अपने कारकत्व अच्छे से आपको देने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी तक हम ओके ज्योतिष में वहां तक नहीं पहुंचे हैं कोर्स में कि वो सचमुच देगा या नहीं देगा। अब जब सिंबल्स आना शुरू करेंगे तो पता चलेगा वो सचमुच देगा या नहीं देगा। और वो जो सिंबल्स है, जो वो यदि आपके फेवर में नहीं है तो उनको दूर करने के लिए आपको जाप करने पड़ते हैं ग्रहों। ठीक है। अच्छा ओके ओके। हाँ निशा जी बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर इसमें राहु केतु इंक्लूड नहीं करते हैं? राहु केतु करते हैं, यूरेनस नेपच्यून भी करते हैं, लेकिन आप हम लोग पहले 7 ग्रहों को तो संभाल लें। नहीं, जैसे कि अगर सपोज राहु या केतु की महादशा अगर चले तो फिर किससे? राहु और केतु जो है वो हमेशा अपने राशि स्वामी के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो सेकंड स्लाइड है वो इंग्लिश में दी हुई है, तो
सेकंड स्लाइड जो इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश कंफर्टेबल है वो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक। अब हर जो पर्वत है उसका डिटेल मैंने यहाँ पर दे के रखा हुआ है। जैसा आप देखेंगे कि बृहस्पति जो है वो है विल पावर, ऑथोरिटी, एम्बिशन और सेल्फ रिस्पेक्ट। ये एडिशनल कारकत्व है उसके। ठीक है, आपको ये हिंदी में भी मिल जाएंगे, इच्छा शक्ति, अधिकार, महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान का प्रतीक। तो यदि यदि कोई व्यक्ति को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो हम क्या देखेंगे? बृहस्पति जी देखेंगे। बहुत जिसको इच्छा है कि वो बड़े ओहदे पे चला जाए, जिसको बहुत बड़ी ऑथोरिटी चाहिए, तो हम क्या देखेंगे? हम बृहस्पति देखेंगे। लेकिन वही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखना है तो बड़ी पोजीशन हम देखते हैं सूर्य से। सरकार में बड़ी पोजीशन, ओवरऑल बड़ी पोजीशन जो होती है, जीवन में जो बड़ा स्टेटस होता है वो हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, स्टेटस में और पोजीशन में अंतर की, बृहस्पति आपको ऑथोरिटी बता रहे हैं, जो सिग्नेचर ऑथोरिटी होती है, और स्टेटस होता है जो लोग मानते हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई किसी को बहुत बड़ा माने और वो आपका काम करा के दे, क्योंकि उसका साइनिंग अथॉरिटी नहीं होगी, लेकिन वो अपनी इन्फ्लुएंस से काम करा के दे। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा कि मैं ये आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम लोगों का क्लास खत्म होगा तो आप मुझे ईमेल आईडी दे दीजिएगा। अभी टाइम है, जब मैं बोलूँ तब देना शुरू कीजिएगा। तो मैं ये फाइल आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं आपका। ठीक है, वैसे ही जो शनि महाराज है उनका सत्यनिष्ठा और पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण, जीवन के प्रति, काम के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो दृष्टिकोण होता है उसके बारे में वो बताते हैं। सूर्य जो है वो भावना, रुचि, धन, सुंदरता पर दृष्टिकोण से संबंधित। जब सुंदरता की बात आती है तो आर्ट की बात आ रही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिस्ट होता है जो हाथों से काम करते हैं, हम उसकी बात करेंगे और ये बताएगा आपको आपके जीवन में मिलने वाला स्टेटस। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे डिटेल्स है। चित्रकार, कलाकार, नाटककार इसमें आते हैं, लेकिन जो लिखने वाला होता है, जो गायन वाला होगा, लिखने वाला होगा, कवि होगा, वो चंद्रमा से। बुद्ध, सोचने की क्षमता, थिंकिंग पावर, विजडम, विवेक, एबिलिटी टू थिंक, यानी कितना व्यक्ति अच्छे से सोच पाता है, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल, होशियारी, ये हम बुद्ध से देखते हैं और यही कारकत्व आपको बुद्ध के वैदिक ज्योतिष में भी मिल जाता है। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा कहता है कल्पना, अंतर्ज्ञान, रहस्य से संबंधित। ठीक है, इंट्यूशन, हिस्ट्री, इमेजिनेशन। मूल तौर पे इमेजिनेशन लगेगा आपको, कल्पनाशीलता लगेगी। यहाँ पर वैदिक ज्योतिष थोड़ा अलग हो जाता है। चंद्रमा विचार का कारक है जो वैदिक ज्योतिष, और शुक्र जो है वो कल्पनाशीलता का कारक है, लेकिन पामिस्ट्री में वैसा नहीं, तो कारकत्व बदल जाता है। ठीक है, और शुक्र जो है ये स्वास्थ्य, स्नेह, प्रेम, दाम्पत्य प्रेम के रूप में देखा जाता है। जब बड़ा होता है तो क्या होता है, छोटा होता है तो, क्योंकि इसी में से निकाल के मैंने वो इमेज में डाल रखा। ठीक है, मंगल, इनर मंगल अगर होगा तो क्या होगा? ये आपको कठोर नहीं बनाएगा, साहसी बना देगा। बीच वाला होगा तो फिर साहसी नहीं बनाएगा। यानी बाहरी मंगल है वो यदि नीचे है तो फिर वो नकारात्मक कर देता है, नकारात्मक बोले तो फिर वो साहसी नहीं बनाएगा, वो व्यक्ति कठोर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हाथ पे पर्वत होते, पर्वतों का एनालिसिस हमने कर लिया, समझने की कोशिश कर ली। अब जब पर्वतों को हमने देख लिया है तो हाथों पे लकीरें भी होती, उंगलियां भी होती है, उंगलियों के ऊपर भी कुछ निशान होते हैं या पैर होते हैं। यानी आप ये देखिए, पैर का मतलब ये होता है हिस्से, पहला पैर, दूसरा पैर और तीसरा पैर, तो 3 हिस्से हो गए हर उंगली। इसके ऊपर से भी कुछ भविष्यवाणियां की जा सकती है, लेकिन वो बहुत ही सीमित रूप में की जा सकती है। इनका 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 ये कैसे दिखते हैं, इनकी मोटाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, एक दूसरे से ये कितने लंबे या नजदीक में आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, इससे एक मोटे तौर पे एनालिसिस किया जाता है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर ढेरों किताबें हैं, आप जो चाहे उठा के पढ़ लीजिए, वो याद रखना अपने आप में असंभव। ठीक है, उसमें से कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं।
मुख्य तौर पे हमें ये देखना है कि जब हम वैदिक से कोई एनालिसिस कर रहे हैं और प्रेडिक्शन दे रहे हैं, वो प्रेडिक्शन को हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो उसके लिए उँगलियों का ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। हम लोगों की जो पर्वत है और जो रेखाएँ हैं, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग। आइए तो रेखाओं को हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेखाएँ क्या कहती हैं कि ये कंकण कहते हैं। ये ब्रेसलेट जो है वो कंकण, ये वाली देखिए, ये ब्रेसलेट्स जो होती हैं, ये कंकण है, ठीक है? ये 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती है, 5 तक तो हो जाती हैं, मैंने देखी हैं 5 तक। ये बहुत अच्छे से होंगी तो क्या होगा, ये अगर टूटी हुई होगी तो क्या होगा, ओवरलैप होगी तो क्या होगा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वो मैं दे दूँगा। उसके बाद आप देखिए, अभी प्रश्न मत पूछिएगा प्लीज़, मणिबंधन या ठीक। तो देखिए, अब ये जो है, ये जो लाइन जा रही है, इसे कहते हैं लाइफ लाइन, आपकी जीवन रेखा। ये जो आ रही है, इसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा, हेडलाइन। यहाँ से निकल के जो शनि के पास जा रही है, कभी ऐसी जाती है, कभी सीधा शनि पे चली जाती है, कभी सीधा शनि से होते हुए आगे चली जाती है, कभी यहाँ चली जाती है, कभी यहाँ से कहीं भी चली जाती है, तो इसे कहते हैं फेट लाइन, किस्मत की रेखा, ठीक है? इसे कहते हैं किस्मत की रेखा। ये है हार्ट लाइन, हृदय रेखा। हृदय में क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस भी यहाँ से पता चलता है। अब देखिए, हमने हमने देखा था कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा चंद्रमा का है, जो कि कल्पनाशीलता बताता है। तो देखिए इंट्यूशन लाइन कहाँ पे आ रही है? इंट्यूशन लाइन यहाँ पर आ रही है। हम कहते हैं ना, किसी-किसी व्यक्ति का इंट्यूशन बहुत ही बढ़िया है, ये लाइन आपको मिलेगी। एक जेनेटिक लाइन होती है, ठीक है? आपको आपके परिवार से मिलने वाली। और तीसरा है, ये महत्वपूर्ण है, जो है हेल्थ लाइन। लाइफ लाइन और हेल्थ लाइन में बहुत फ़र्क है। लाइफ लाइन से आपको ये पता चलता है कि जीवन में किस किस वक़्त परेशानी आएगी। क्या वो हेल्थ की होगी, तो हेल्थ के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा। उसके बाद ये देखिए सन लाइन। सन लाइन का मतलब है स्टेटस लाइन। ये लाइन है तो जीवन में आपको ज़रूर स्टेटस मिलेगा, सामाजिक तौर पे। ये है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है आपको आपके परिवार से बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पर एक लाइन आएगी जो बुध की तरफ जाती है, वो भी यहीं से शुरू होती है, वो व्यावसायिक लाइन। ये कर्व ऑफ सोलोमन कहते हैं इसे। ये शुक्र का, ये शनि महाराज का कर्व है, ये शुक्र का कर्व है, और ये इनहेरिटेंस हमने देखा। ये मंगल की लाइन। ये मंगल की लाइन यदि लाइफ लाइन के साथ पैरेलली चल रही है, तो आपके जीवन में परेशानियां बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लाइनें रहेंगी, वो जीवन की रहेंगी, सभी रहेंगी वैसे, लेकिन स्टेटस, जॉब, फेट लाइन यानी किस्मत की रेखा, ये छोटी होती है। ट्रैवल लाइन यहाँ भी होती है, ट्रैवल लाइन ऐसी भी होती है, यहाँ पर भी होती है, जो चंद्रमा की तरफ जाती है, ठीक? और मंगल करेज की। तो हम लोग ये सभी लाइनों का अभी पढ़ाई करना शुरू करेंगे अगले सेशन से। तो देखिए, जब हमारे सूत्र के हिसाब से, हमारी फिलॉसफी के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से, हम यदि ये देखें कि इनके जीवन में जो अभी का टाइम चल रहा है दशा अंतर्दशा का, तो इसमें परेशानी है। तो परेशानी है तो हमको ये तो पता चल जाता है कि ये ग्रह कौन से भाव का रिजल्ट देने वाला है, पता चलता है ना? हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई भी दशा और अंतर्दशा में किन भाव के रिजल्ट मिलने वाले हैं, ये हमको पता चल जाते हैं। वो भाव जीवन के जिस क्षेत्र से संबंधित हो, उस लाइन को और उस माउंट को हमें स्टडी करना। समझ में आई ये बात? ये मैं दोहराऊँ। दशा अंतर्दशा में जो भी भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसके आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि व्यक्ति भी प्रश्न वही भाव के लेके आएगा, किसी और भाव के नहीं लेके आएगा। तो उस भाव से संबंधित जो क्षेत्र है, वो पामिस्ट्री में हमें चेक करना। हम वहां पर से पता चल जाएगा कि वो शुभ है या अशुभ है।
अगर वो अशुभ हो रहा है तो हमको ये पामिस्ट्री से एक्सेप्शन पता चल जाएगा कि वो अशुभता कितनी है। उदाहरण के तौर पे शनि यदि 10वें भाव का रिजल्ट दे रहे हैं या छठे भाव का दे रहे हैं जो कि नौकरी बताता है, और व्यक्ति को लग रहा है या उसकी नौकरी चली गई है या उसको लग रहा है या नौकरी जाने वाली, तो आप यहाँ पर तुरंत आइए और ये देखिए कि शनि का पर्वत कैसे है, किस्मत की रेखा कैसे और स्टेटस की लाइन कैसे। कि नौकरी जाएगी तो स्टेटस नीचे आ जाएगा, किस्मत नहीं चलेगी तो जॉब चली जाएगी। और शनि पर्वत अपने आप में बताता है कि काम कैसे चलेगा, परिश्रम कैसे होंगे, कर्म कैसे होंगे। ये तीनों के मिलाप से यहाँ पे मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेगी। इनके तीनों के मिलाप से हमको ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में सचमुच आने वाला वक्त उसके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खराब रहेगा या नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्या परेशानी दे रहा है। शनि का पर्वत परेशानी दे रहा है, फेट लाइन परेशानी दे रही है, या सूर्य की रेखा परेशानी दे रही है, सनलाइन। उसके हिसाब से आप उनके उपाय यहाँ से भी बताइए और वहां पे भी शनि का उपाय बताइए। यदि शनि महाराज कुंडली में अशुभ हो रहे हैं तो आप शनि महाराज का भी उपाय बताइए। ठीक है, तो आज हम अभी यही रोकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ पूजा जी पूछिए। सर जैसे आपने ये जैसे लाइंस बताई है ना सर, बेसिकली हर एक के हाथ में 3 लाइंस होती हैं, हार्ट, हेड और ये हमारी फेट लाइन है ना सर, ये लाइफ लाइन, सॉरी। हाँ तो सर कईयों के हाथ में देखा सिर्फ 2 लाइंस ही होती हैं, जैसे मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन। तो वो क्या दर्शाता है सर, वो उसमें हाथ में? देखिए उसमें उसका मतलब ये नहीं होता कि उनके व्यक्ति के पास हृदय नहीं है। हाँ जी, उसका कई बार क्या होता है ना कि ये जो लाइन होती है मस्तिष्क रेखा, हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसी जाती है कि उसमें उसी में हार्ट लाइन भी मिक्स होती है, वो पता नहीं अच्छा, चलता। वो बहुत बारीक होती होगी, मतलब वो उसको बहुत ही बारीक होती है और इतना पैरेलल होती है या साथ में होती है कि वो पता ही नहीं चलता। सर पर बहुत गाढ़ी देखी है, जैसे इतनी गाढ़ी है, वो तो ऐसा नहीं है कि मर्ज हो रखी है, बट 2 लाइंस ही है, मेरे बेटे की एक्चुअली सर, ये वाली तो 2 लाइंस। कौन सी 2 लाइंस है? सर एक तो ये आपकी, जैसे ये आपकी हमारी लाइफ लाइन जा रही है ना, जो एक तो ये हाँ, और मस्तिष्क है, और ये हृदय दोनों रेखा नहीं है, हृदय हाँ रेखा नहीं है, हाँ जी। तो ये कम इमोशनल है। और सर थोड़ा मार्स वाला प्राणी है, मतलब हाँ, तो ये कम इमोशनल होते हैं। मैंने बोला ना कि मार्च में तो कठोरता दिखेगी, लेकिन हाँ जी पामिस्ट्री में देखते वक्त हमें ये भी देखना है कि हार्ट लाइन है या नहीं, क्योंकि हार्ट लाइन भी और चंद्रमा भी, ये तीनों आपको बताएंगे कि ये व्यक्ति कितना कठोर हो सकता है। सर। यहाँ पे पर क्या होता है ना, मल्टीपल ऑप्शन चेक करने पड़ते नहीं सर, जैसे एक चीज बताओ कि अगर हार्ट लाइन नहीं है पर ये तो इमोशन, इसको तो लेबर क्लास ये सबको मतलब दान वगैरह करने का सोचता है, तो मतलब इमोशंस तो होंगे तभी ये वो चीजों हैं। को नहीं, सोच। डोनेशन करना अपने आप में अलग चीज है, उसका इमोशन से कोई संबंध ओके सर, ओके नहीं। ठीक है, ओके सर। हाँ निशा जी बोलिए। सर ये जो मार्स लाइन जो पैरेलल चल रही है लाइफ लाइन के लिए, इसके लिए आपने क्या बताया था? वो आपके लाइफ लाइन को सपोर्ट दे दे। अगर वो बिना टूटे सीधा सीधा चल रही है लाइफ लाइन के साथ, तो आपकी जो जीवन है, जीवन बहुत संतुलित रहेगा, जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है। और सर यहाँ पे जो ये 3 लाइन है, एक हेल्थ लाइन है और एक जेनेटिक लाइन है, एक इंट्यूशन लाइन। सर ये 3 लाइन अगर से मतलब प्रोमिनेंट होती है तो वो उतना अच्छा होता है क्या? हाँ डेफिनेटली, कोई भी लाइन जब बहुत प्रोमिनेंट होगी, देखिए वो पिंकिश नहीं होनी चाहिए, प्रोमिनेंट होनी चाहिए। और अगर प्रोमिनेंट है तो वो अपना काम बहुत अच्छा करेगी। किसी व्यक्ति का इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, जेनेटिक्स बहुत अच्छे रहेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, या जेनेटिकली जो भी चीजें मिलना है वो मिल जाती है। सर जैसे ये हेल्थ लाइन और एक मरकरी से स्ट्रेट लाइन आ रही है नीचे की तरफ, तो इसी को हम हेल्थ लाइन लेंगे, मरकरी के माउंट से स्ट्रेट आएगी तो। हाँ, वो वहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, ये जो हेल्थ लाइन है ना, हेल्थ लाइन मर्क्यूरी तक अगर चली जाए तो फिर वो मर्क्यूरी लाइन हो जाती है। ये उसके नीचे रुक जानी चाहिए, वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके, नीचे रुकना अच्छा होता है हेल्थ लाइन। नीचे रुकेगी तो वो हेल्थ लाइन है, अगर मर्क्यूरी तक चली जाए तो फिर वो व्यवसाय की लाइन। व्यवसाय की लाइन है। हाँ, क्योंकि वो मर्क्यूरी की हो गई। फिर जब भी कोई लाइन तो किसी फिर माउंट के पास चली जाए तो फिर वो उस ग्रह की लाइन हो जाती है, यानी उससे संबंधित काम करेगी। ओके। और सर जैसे ये जेनेटिक लाइन जो है ना सर, जेनेटिक लाइन के ऑपोजिट में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो वो भी जेनेटिक गिनी वो जाएगी जेनेटिक ही उसी रहेगी, पोर्शन उसके पे। आसपास में आने वाली सारी लाइनें जेनेटिक से रहेगी। ओके सर, ओके सर। सर इसके
हाँ, गार्गी जी बोलिए। सर मेरे हाथ पे नहीं, नहीं, जो आप नहीं, एग्जाम्पल मत लीजिए। आपको टॉपिक पे बताइए कोई अगर प्रश्न है तो। हाँ, मुझे पूछना ये था, ये जो मेरे हाथ में जो लाइन है वो मैं कैसे एनालाइज करूँ कि ये कौन सी वाली जेनेटिक होगी, क्योंकि कैसे दोनों लाइन के बीच में जो लाइन है अभी हेड लाइन जो जैसे जा रही है ना, वैसे ही उसके नीचे लाइन जा रही है, तो वो जेनेटिक लाइन होगी क्या? नहीं, या हेडलाइन इंट्यूशन को तो ये क्रॉस कर रही है ना, हेडलाइन ये वाली है। हाँ ये वाली हेडलाइन है और जेनेटिक लाइन उसको ऐसी यहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो आपको एक टेंटेटिवली पोजीशन देखना पड़ेगा कि ये क्या है। नहीं, हेडलाइन के नीचे ही हेडलाइन की जैसे ही वो लाइन जा रही है, हेडलाइन नहीं, नहीं, और तो वो हेडलाइन नहीं हो सकती। वो एक लाइन है सिर्फ। उसको हम सिर्फ लाइन कंसीडर करेंगे, उसको हेडलाइन नहीं कंसीडर करेंगे। वो यानी ओके, हेडलाइन को पैरेलल लाइन हो गई, ऐसा आप कह रहे हो। हाँ हेडलाइन को एक हाँ, पैरेलल ठीक है लाइन ना, है, तो अभी हेडलाइन अभी हम कुछ भी। सिंबल्स में जाने के हैं ना, तो सिंबल्स में जाएंगे तब आपको पता ओके, चलेगा। सो दैट विल बी अ सिंबॉलिक। ओके ओके ऑब्वियसली ना, ओके दैट विल बी अ सिंबॉलिक। अभी सिंबल्स अभी आए नहीं है, कल आए। ठीक है। ओके, और दोनों हाथ में अलग अलग लाइनें हो हाँ, सकती है क्या? एग्जैक्टली, तो हमको यही चेक करना है कि जो राइट हैंड में आपके दिख रहा है वही लेफ्ट हैंड में दिख रहा है क्या, तब उसकी पॉसिबिलिटी 100%। अगर वो ओके नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटीज कम हो जाए। ओके, ठीक है। अच्छा हाँ। हाँ, सुशील जी बोलिए। अपना हाथ मत देखिए प्लीज। सुशील जी बोलिए। हाँ जी, एच बोलिए। अपना हाथ देख के कुछ भी मत पूछिए मुझे, इस टॉपिक के ऊपर आप लोग फिक्स रहिए प्लीज। सर अगर ये जेनेटिक लाइन ना हो तो? कोई फर्क नहीं। कोई लाइन अगर नहीं है, जैसे लाइफ लाइन नहीं है तो आपके जीवन में लाइफ नहीं है, ऐसा उसका मतलब कतई नहीं होता। ठीक है सर, ठीक थैंक है यू। ना। तो जी। उससे निश्चित रहिए, यानी अगर हेडलाइन नहीं है तो फिर दिमाग ही नहीं है व्यक्ति को, पागल व्यक्ति है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसीलिए पामेस्ट्री अपने आप में थोड़ा कठिन विषय है, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं उसको वैदिक से जोड़ के पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए आसान होता है। जी सर, थैंक यू। ठीक है ना। हाँ, जी। तो पता चला मैरिज की लाइन नहीं है तो व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, शादी होती है तब भी। मैरिज में परेशानियां होती है बस, बाकी जी सर। शादी तो माँ बाप करा ही देते हैं ना। लड़का तो बिगड़ गया होता है, उसको सुधारने के लिए तो बोलते हैं ना कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। तो शादी तो अपने हिंदुस्तान में वैसे उसका पैरामीटर ही सेट है। जी सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? एक मेरे ख्याल से चैट में किसी ने पूछा, व्हाट मीन बाय हाफ लाइफ लाइन? इट मीन नथिंग, डोंट वरी। इफ देयर इज अ लाइन दैट इज ओके, हाउ इट वर्क्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है। हाँ बोलिए, आपको फिर से कुछ पूछना है? एच नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है, वो हैंड रेज वैसे ही अभी तक हुआ हुआ अच्छा, है। ठीक है। किसी को और कोई सवाल तो हैंड रेज कर लीजिए। वी आर अबाउट टू फिनिश आवर सेशन। ओके, ग्रेट। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आनंद आया होगा एक नया टॉपिक सीखने में। हम लोग कल मिलेंगे आगे का ज्योतिष समझने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।